हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिक बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जो अगला टॉपिक है हमारा वो है सेल डिवीज़न, यानी कि कोशिका विभाजन के बारे में अपने अध्ययन करेंगे, शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो आज का टॉपिक होगा वो होगा कोशिका चक्कर यानी कि सेल साइकिल के बारे में। लेकिन सबसे पहले अपने ये देख लेते हैं कि कोशिका विभाजन होता क्या है। हम जानते हैं कि सभी जो जीव जंतु होते हैं उनका निर्माण एक ही कोशिकाओं से होता है, ठीक है। और उस कोशिका की सबसे खास पहचान क्या होती है कि उसमें केंद्रक पाया जाता है। या तो केंद्रक अर्ध विकसित होगा, डेवलपमेंट पूरा नहीं होगा, या फिर पूरी तरीके से विकसित होगा। और ये जो कोशिका होती है ये आगे जाके दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, ये प्रक्रिया चलती है। और एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चोव। ये अपने कोशिका वाले टॉपिक में पढ़ा था कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत इसी वैज्ञानिक ने दिया था, रुडोल्फ विर्चोव ने। लेकिन यहाँ पे सेल डिवीज़न के अंदर भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है इस वैज्ञानिक का, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि जो पुरानी कोशिकाएं जो होती हैं, पुरानी जो सेल्स होती हैं, वो आगे जाके नई सेल्स बना लेती है। यानी कि नई कोशिकाएं जो विभाजित होगी वो किसके कारण विभाजित होगी? पुरानी कोशिकाओं, यानी कि इसको पूर्ववर्ती कोशिकाएं भी कहा जाता है, पूर्ववर्ती सेल्स इसको कहा जाता है। यानी कि कोशिका विभाजन दो तरीके से होता है, या तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी, या फिर गुणसूत्रों की जो संख्या है वो दुगनी हो जाएगी, ठीक है। और कोशिका विभाजन के दौरान ही कोशिका जो चक्कर होता है वो प्रक्रिया पूरी होती है, वो भी अलग अलग अवस्थाओं में, उप अवस्थाओं में, ठीक है। तो कोशिका विभाजन में आपको ये याद रखना है कि कोशिका विभाजन जो होता है उसमें पुरानी कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बना लेती है, ठीक है। और ये नई कोशिकाएं फिर आगे जाके विभाजित होगी, यानी कि एक प्रकार से पुत्री कोशिकाएं इनको कहा जा सकता है, ठीक है। और परिभाषा भी बहुत आसान है इसकी कोशिका चक्र की। वो देखिए कि कोशिकाओं में एक विभाजन, यानी शुरुआत सबसे पहले विभाजन से हुआ, यानी कि यहाँ पे पहला विभाजन हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ? दूसरा विभाजन हुआ, ठीक है। एक विभाजन के अंत से, यानी कि यहाँ पे विभाजन समाप्त हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विभाजन हुआ था इस कोशिका का और यहाँ पे क्या हो गया? समाप्त हो गया। एक विभाजन के अंत से दूसरे विभाजन के अंत तक, और दूसरा विभाजन कहाँ पे हुआ? ये रहा यहाँ पे। दूसरे विभाजन के अंत तक के चक्रीय प्रक्रम को क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो समय लगता है, उस समय को एक साइकिल के रूप में, एक चक्र के रूप में दर्शाया जाता है। उसी के अंदर अवस्थाएं होती है, और वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती है वो आज अपने अध्ययन करेंगे, और वो भी कोशिका चक्र के माध्यम से, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आई होप ये एक डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। आगे डायग्राम होगा, उसमें और तरीके से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। देखिए कोशिका चक्र में कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। सबसे पहली अवस्था होती है अंतरावस्था, यानी कि वो अवस्था जिसके अंदर विभाजन नहीं के बराबर होता है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं होता है। अंतरावस्था, इसकी कुछ उप अवस्थाएं होती है, सब स्टेजेस, उप अवस्थाएं, सब स्टेटेज, जैसे G1 अवस्था यानी उप अवस्था, S अवस्था और G2 अवस्था, ठीक है। तीन अवस्थाओं में इनको बांटा गया है अंतरावस्थाओं को, G1, S अवस्था और G2 अवस्था, ठीक है। उसके बाद M फेज, जिसको माइटोसिस भी कहा जाता है। अगर देखा जाए तो मियोसिस अर्धसूत्री और माइटोसिस समसूत्री, इनमें जो विभाजन होता है उसको M फेज अवस्था के अंदर दर्शाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे M फेज का मतलब माइटोसिस से भी होता है और मियोसिस से भी होता है, ठीक है। ये अपने उस चक्रीय प्रक्रम में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले
ये अंतरावस्था सर्वाधिक कोशिकाओं में पाई जाती है। अगर कोशिका विभाजित होती है तो इस अवस्था में सबसे पहले रहेगी, यानी कि बिना विभाजित हुए, यानी लगभग कोशिका विभाजन की यह अवस्था नब्बे से 95% होती है। कहने का मतलब ये कि कोशिका इस अवस्था के अंदर 90 से 95% अपना समय बिताएगी, ठीक है, यानी इतना टाइम लेती है जब कोशिका विभाजित नहीं होती शुरुआत में। उसके बाद ये जब अवस्थाएं आती है तो लगभग 5 से 10% समय, 5 से 10% समय इस अवस्था में कोशिका रहती है। कोशिका विभाजन जो होता है वो इसी समय के अंदर होता है, यानी कि एम फेज़ के अंदर, जो समसूत्री और अर्धसूत्री अवस्था में होती है, ठीक है। तो ये दो अवस्थाएं हैं और आगे अपने इसका डायग्राम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये वाला डायग्राम। ये ना तो कोई पाई चार्ट वाला डायग्राम है और ना ही कोई ये पिज्ज़ा की स्लाइस है। ये है कोशिका चक्कर। क्या है? कोशिका चक्कर। ये होता है सेल साइकिल, ठीक है। इसके बारे में अपने देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें अवस्थाएं आती है, कौन कौन सी उप अवस्थाएं आती है। तो सबसे पहले आपको ये रंगीन डायग्राम के अंदर सबसे पहला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये ऑरेंज वाला पार्ट, ये वाला भाग। यहाँ पे लिखा हुआ है G1 और ये येलो पार्ट में लिखा हुआ है G2। ये G का मतलब होता है जनरेशन गैप। जब ये विभाजन का चक्रीय प्रक्रम शुरू होता है तो उसमें समय लगता है, ठीक है, जनरेशन टाइम लगता है। PD समय भी बोल सकते हैं इसको, इसलिए इसको G से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? G से। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर कौन कौन सी उपअवस्थाएं आती है, कौन कौन सी अवस्थाएं आती है, वो प्रक्रम, वो जो प्रक्रिया है वो याद होनी चाहिए, वो क्रम याद होना चाहिए। तो देखिए अपने यहाँ पे एक साइड में लिख देते हैं कि इस पूरे प्रक्रम में सबसे पहली अवस्था कौन सी आएगी? सबसे पहली अवस्था आएगी G1। कौन सी आएगी? G1, यानी कि ये वाली अवस्था कोशिका विभाजित जब होगी तो सबसे पहले कौन सी अवस्था आएगी? G1, ठीक है। उसके बाद जो अगली अवस्था आएगी वो आएगी S अवस्था, यानी कि सिंथेटिक स्टेज, संश्लेषण जहाँ पे होता है, S अवस्था, ठीक है। उसके बाद आएगी G2 अवस्था। याद रखना, G1 के बाद में सीधी G2 अवस्था नहीं आएगी, बीच में S अवस्था भी आएगी। ये क्रम आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा ये क्रम पूछ लेते हैं, आगे पीछे वो क्रम कर देंगे और उसमें आपको सही जो क्रम है सेल साइकिल का वो पहचानना होता है। तो G1, S और G2। उसके बाद आती है M फेज़, M फेज़ अवस्था, ठीक है। फिर आपको ये नीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है, ये वाला भाग, ठीक है। ये G0 स्टेज है, गो नहीं लिखा हुआ, G0 स्टेज है ये। इसमें कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनका विभाजन नहीं होता है। ये अवस्था शांत अवस्था होती है, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आपको क्रम याद रखना है। कोशिका चक्र का क्रम कौन सा होता है? सबसे पहले G1 अवस्था, फिर S अवस्था, फिर G2 अवस्था, फिर M फेज़, यानी कि M अवस्था, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको G1 लिखा दिखाई देगा यहाँ पे। ये जो भाग होता है, इतना जो समय लगता है, ये वाला भाग, ये होता है G1 अवस्था। एक प्रकार से इसको उपअवस्था भी कहा जा सकता है। तो इसके अंदर होता क्या है? शुरुआत कोशिका चक्र की इसी अवस्था से होती है, ये आपको याद रखना है। और इसके अंदर निर्माण होता है RNA का, यानी कि कोशिका जब विभाजित होगी तो इस अवस्था के अंदर उसमें क्या बनेगा? RNA प्लस में प्रोटीन संश्लेषण, RNA प्लस में प्रोटीन संश्लेषण, ओके। उसके बाद इस अवस्था को और किस अवस्था में जाना जाता है, क्या क्या नाम होता है?
अब देखिए, अगर एम फेज़ की बात की जाए तो दोबारा से ये अवस्था इसके बाद आ जाएगी, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एम पश्चावस्था, यानी कि एम फेज़ के बाद आने वाली अवस्था। क्योंकि अगर ये प्रक्रम यहाँ पे चल रहा है तो इसके बाद में सीधी सी बात है कि जीवन अवस्था यहाँ पे दोबारा से शुरू हो जाएगी। उसके बाद में इसी अवस्था को कहा जाता है एस पूर्वावस्था। क्या बोलते हैं इसको? एस पूर्वावस्था, यानी कि एस स्टेज से पहले वाली अवस्था है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एस पूर्वावस्था, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए कि समय कितना लगता है, तो इसमें समय लगता है 12 घंटे, यानी कि 12 घंटे ये अवस्था कोशिका विभाजन के समय रहती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एस यानी सिंथेटिक स्टेज के अंदर क्या होता है। ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है, इस अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर देखिए मुख्य रूप से डीएनए संश्लेषण होता है। क्या होता है? डीएनए संश्लेषण, यानी कि डीएनए बनेंगे इसके अंदर। डीएनए की मात्रा कोशिका के अंदर दुगनी हो जाएगी। किस अवस्था के अंदर? एस स्टेज के अंदर, यानी कि डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। क्योंकि डीएनए तो खास बात है कि केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन इस अवस्था के अंदर उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, ठीक है। और इस स्टेज की सबसे खास बात ये निर्माण कार्य, इसको उपावस्था भी कहा जाता है। और समय लगता है इसके अंदर 6 घंटे। समय कितना लगता है? 6 घंटे लगता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर ये उपावस्था आगे बढ़ जाती है, फिर पहुंच जाती है G2 अवस्था के अंदर। किसमें पहुंच जाती है? G2 अवस्था के अंदर, ठीक है। और G2 अवस्था में वही काम होता है जो जीवन के अंदर होता है। RNA प्लस में प्रोटीन का संश्लेषण, यानी कि ये दोनों इसके अंदर निर्मित होते हैं। और इसकी सबसे खास बात, जो कोशिकांग जो होते हैं, कौन कौन से कोशिकांग? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी का, ये कोशिकाएं अपने पढ़े थे कोशिका के अंदर। उन कोशिकांगों की जो मात्रा होती है वो दुगनी हो जाएगी, यानी कि दुगनी अवस्था में वो कोशिकांग बनेंगे कोशिका के अंदर। कौन सी अवस्था में? G2 अवस्था के अंदर, G2 उप अवस्था के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए क्रम याद रखना आपको। जीवन सबसे पहली अवस्था, उसके बाद में एस अवस्था, ये वाली अवस्था, उसके बाद में G2 अवस्था, ये वाली अवस्था, ठीक है। समय कितना लगता है इसके अंदर? 12 घंटे, ठीक है। ये आसानी रहेगी आपको कि जीवन में भी 12 घंटे लगते हैं। इस 12 घंटे के अंदर ये स्टेज रहती है और 12 घंटे वाली स्टेज ही G2 स्टेज होती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये प्रक्रम और आगे बढ़ जाता है, यानी कि एम फेज। एम फेज जिसको इसके अंदर ही संपन्न होते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, यानी सबसे खास ये स्टेज होती है जिसके अंदर 2 अवस्थाएं पाई जाती है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। ये पूरा जो प्रक्रम है उसमें आपको ये चक्र याद रखना है। डायग्राम में पूछे तो इस तरीके से दर्शाना है। इसके जो मुख्य कार्य होते हैं वो इस तरीके से साइड में दर्शाने हैं। और एम फेज़ की जो अगर देखा जाए समय कितना लगता है, वो लगता है 1 घंटा, यानी कि कोशिकाएं 1 घंटे के अंदर ही विभाजित होना शुरू हो जाती है। और सबसे खास अवस्था होती है जिसमें समय कम लगता है और कोशिकाएं अधिक से अधिक विभाजित होती हैं, ठीक है। तो इस पूरे चक्कर के अंदर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से ये जो क्रम है ये याद रखना है कि कौन सी अवस्था सबसे पहले आती है, कौन सी बाद में आती है। तो ये जो समय लगता है ये सबसे खास बात होती है कि ये लगता है यूकैरियोटिक सेल्स में, यानी जो ये बहुकोश के जीव होते हैं ना, इसके अंदर ये
समय लगता है। जबकि अपने बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो पूरा चक्कर होता है ये 20 से 30 मिनट में ही पूरा हो जाता है। यानी कि एक कोष के जो जीव होते हैं ना, इसके अंदर ये पूरी प्रक्रिया 20 से 30 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। कारण क्या होता है, उसमें जो केंद्रक होता है वो या तो अर्ध विकसित होगा या फिर अविकसित होगा, यानी कि उसका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है, जिस कारण उसमें समय नहीं लगेगा और कोशिका चक्कर जल्दी से पूरा हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी एक ही कोशिका होती है उसके अंदर, जबकि बहुकोश के प्राणियों में इतनी उपावस्थाओं से गुजरना पड़ता है कोशिका विभाजन होने के लिए। तो आप ये डायग्राम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सबसे बेटर यही रहेगा। अब अपने देखते हैं इंटरफेज अवस्था के बारे में, अंतरावस्था क्या होती है और इसे और किन किन नामों से जाना जाता है। इसे कहा जाता है विराम अवस्था, ठीक है, और इसे कहा जाता है वृद्धि अवस्था। क्या कहते हैं इसको, विराम अवस्था और वृद्धि अवस्था, ये इनके उपनाम होते हैं अभी। ठीक है, और डेफिनेशन देखा जाए तो बहुत आसान है, यानी कि ये वो अवस्था होती है जिसमें सेल डिवीज़न नहीं हो रहा होता है। यानी कि अगर वृद्धि अवस्था है तो सीधी सी बात है, वृद्धि अवस्था के दौरान कुछ ना कुछ इसमें निर्माण होता है, बनता ही है। और हमने देखा था कि 3 उप अवस्थाओं के अंदर क्या क्या बने थे इसमें, आरएनए, डीएनए प्लस में प्रोटीन, इनका निर्माण हुआ था। और ये भी देखा था कि एक ऐसी उप अवस्था थी जिसके अंदर कोशिकांग दुगनी मात्रा में बन रहे थे, दुगनी मात्रा में क्या हो रहे थे, बन रहे थे, निर्मित हो रहे थे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वृद्धि अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृद्धि अवस्था। और विराम अवस्था इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन नहीं हो रहा होता। डेफिनेशन देखिए, 2 लगातार कोशिका विभाजनों के बीच की वह अवस्था जिसमें सेल डिवीज़न नहीं हो रहा होता है, यानी कि कोशिका विभाजन नहीं हो रहा होता है इसके अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं विराम अवस्था। क्या बोलते हैं, विराम अवस्था। अंतराल अवस्था यानी कि अंतरा अवस्था। ठीक है, कौन कौन सी घटनाएं इसके अंदर होती है वो जानने से पहले अपने एक बार सेल साइकिल बनाते हैं। उसके अंदर एक अवस्था अपने उसमें देखा नहीं था, डिस्कस नहीं किया था, वो कर लेते हैं। देखिए, अब सबसे पहले अपने यहाँ पे अवस्था पड़ी थी ना, कौन सी अवस्था थी, जीवन अवस्था। उसके बाद में एस अवस्था, उसके बाद में G2 अवस्था, उसके बाद में एम फेज यानी कि एम अवस्था। ठीक है, ये 3 उप अवस्थाएँ होती है, इनको अवस्था बोल सकते हैं, लेकिन ये वैसे उप अवस्था होती है। किसकी उप अवस्था, इंटरफेज यानी कि अंतरा अवस्था की। ठीक है, ये सारे के सारे किस में आती है, इंटरफेज यानी कि अंतरा अवस्था की उप अवस्था होती है, उप अवस्थाएँ होती हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे अपने पढ़ा था G0 स्टेज, G0 अवस्था। ठीक है, और ये वो अवस्था होती है जिसको शांत अवस्था भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, शांत अवस्था। यानी इसमें वो कोशिकाएं पाई जाती है, वो कोशिकाएं होती है जिनका विभाजन कभी भी नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर पूछ लें कि वो कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं जिनका विभाजन नहीं हो रहा होता, तो वो होती है एक तो तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल्स। ठीक है, हृदय की जो पेशियाँ होती है उनमें भी विभाजन नहीं हो रहा होता बिल्कुल भी। उसके अलावा कंकाल पेशियाँ, कंकाल कोशिकाएं बोल सकते हैं इसको, कंकाल कोशिकाएं यानी कि स्केलेटन सेल्स। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो आरबीसी, यानी ये ऐसे एग्जाम्पल है उस G0 स्टेज के अंदर वो अवस्था जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी विभाजन नहीं होता है, इसलिए इस अवस्था को बोलते हैं शांत अवस्था। ठीक है, यानी इसमें ये अवस्था जब आती है तो इस अवस्था को काउंट नहीं किया जाता चक्रीय प्रक्रम में। इसलिए अपने वो प्रक्रम देखा था ना, G1 के बाद में S,
G2 इस क्रम के अंदर। उसके बाद में ये वाली अवस्था आई थी, इसमें कहीं पे भी G0 अवस्था नहीं आई थी। कारण क्या था? इस अवस्था को शांत अवस्था बोलते हैं। इनमें नो सेल डिवीज़न, यानी कि कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल बस आपको याद रखने हैं मुख्य तौर पे तंत्रिका कोशिका, हृदय की पेशियाँ, कंकाल कोशिकाएं और आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, इनमें विभाजन नहीं होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए कौन कौन सी घटनाएं इसमें घटित होती है। ये जो अपने उप अवस्थाएँ हैं इसका अध्ययन तो अपने करेंगे अगले वाले वो उसके अंदर वीडियो के अंदर, अगले वाली क्लास के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है वो देखिए। तारक काय के विभाजन, यानी कि आपने पढ़ा था जब कोशिका का विभाजन होता है तब इसके ध्रुवों पे यहाँ पे तारक केंद्र बन जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बनते हैं तरकु तंतु, आपने पढ़ा था उसके अंदर गुणसूत्र वालों में। ठीक है, और यहाँ पे गुणसूत्र गति करते हैं। तो तारक काय का जो विभाजन होगा तो उसके विभाजन से दो पुत्री तारकाओं का निर्माण हो जाएगा। तारकाएँ यहाँ पे बन जाएगी, दो पुत्रिकाएँ जो तारकाएँ होती है वो बन जाती है। उसके बाद में इसमें कौन सी घटना होती है? डीएनए से प्रतिकृति होने से मात्रा दुगनी हो जाएगी। हमने पढ़ा था कि इस अवस्था के अंदर डीएनए बनता है, उसमें दुगनी मात्रा में बनता है क्योंकि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए प्रतिकृति होती है और लगातार डीएनए इसमें विभाजित होता रहता है, दुगनी मात्रा में बनता रहता है। जैसे एन अवस्था में अगर बनेगा ना, एन अवस्था में बनेगा तो उसके बाद में 2n, फिर 4n, ठीक है, फिर 8n, यानी लगातार इसका विभाजन होता रहता है और दुगनी मात्रा में बनता रहता है। ये वैसे अनावश्यक पदार्थ नहीं होता, ये जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक पदार्थ होता है और ये होता है एक प्रकार से आनुवांशिक पदार्थ। और बनते हैं इसके अंदर ऊर्जा युक्त एटीपी जो कण होते हैं, ऊर्जा के अणु होते हैं, उनका निर्माण होता है। एटीपी का पूरा नाम आपको बताया था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम होता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का लाइसोसोम अगर बनेंगे दुगनी मात्रा में तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे एटीपी के जो ऊर्जा कण होते हैं उनका निर्माण भी होगा। उसके बाद सबसे खास बात, जहाँ पे विभाजन होगा तो उसकी सबसे मुख्य वजह क्या होती है? ये होती है किसी भी कोशिका में उसका केंद्रक और कोशिका द्रव्य का आकार में अगर वृद्धि हो रही है तो सीधी सी बात है वो कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो चुकी है। वो कोशिका क्या हो चुकी है? विभाजन के लिए तैयार हो चुकी है। तो ये कुछ घटनाएं घटित होती है, ये आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद अपने इसकी उप अवस्थाएँ होती है, ये अपने पढ़ेंगे अगले वाले क्लास के अंदर। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। तो अब बारी है उन दो प्रश्नों की जो आपसे पूछे गए थे लास्ट क्लास के अंदर। सबसे पहला प्रश्न ये था कि मानव के अलावा वो कौन सा जीव है जिसके अंदर XX और XY प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ड्रोसोफिला मक्खी, यानी कि जिसे फल मक्खी भी कहते हैं और वैज्ञानिक नाम होता है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। इसमें नर के अंदर पाए जाते हैं XY प्रकार के गुणसूत्र, जबकि मादा में पाए जाते हैं XX प्रकार के गुणसूत्र। इसलिए सेक्स डिटर्मिनेंस के हिसाब से देखा जाए तो ड्रोसोफिला में पाया जाता है XX और XY प्रकार का लिंग निर्धारण। तो इसका सही जवाब क्या था? ड्रोसोफिला मक्खी। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था अननोन क्वेश्चन के रूप में, वो प्रश्न ये था कि पक्षियों और एम्फीबियम जो प्राणी होते हैं, उभयचरी जीव होते हैं, उसमें किस प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है लैम्ब्रस गुणसूत्र। लैम्ब्रस गुणसूत्र की जो संरचना होती है वो लैंप को साफ करने के लिए एक प्रकार का ब्रश का इस्तेमाल होता है, उसकी तरह होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है लैम्ब्रस गुणसूत्र। इसकी बीच वाली संरचना पाई जाती है क्रोमेटिड के रूप में, जबकि साइड में इसमें लूप पाए जाते हैं और ये लूप बने होते हैं RNA और प्लस में प्रोटीन से। उसके अलावा अगर बात की जाए ऑब्जर्व करने की तो सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले वैज्ञानिक का नाम है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया था या एक प्रकार से खोज भी की थी, और इसका नामकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रुकर्टे। रुकर्टे ने इसका नामकरण किया था। अगर बात की जाए यह गुणसूत्र पक्षियों और एम्फीबियन के अलावा जो शार्क मछली होती है
और रेप्टाइल्स जो होते हैं उसके अंदर भी ये पाए जाते हैं। oocyte प्रकार के ये जो न्यूक्लियाई होते हैं इनमें ये विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती। तो इस सवाल का, इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? लैम-ब्रश गुणसूत्र। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो टॉपिक चलने वाला है सेल डिवीज़न, ये अगर देखा जाए तो इसकी प्रत्येक क्लास आपको निश्चित रूप से, नियमित रूप से लगानी ज़रूरी भी है, क्योंकि इसमें कई अवस्थाएं आएगी। जितना आसान ये टॉपिक दिखता है उतना आसान दरअसल है नहीं है, तो आपको लगातार अध्ययन करता रहना पड़ेगा। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर, और तब तक ख्याल रखिए अपना, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। टेक केयर।